दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको इनका नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के कारनामे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक कारनामे हमको इनके देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमने देखी इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसमें हर दिन 60-50 ट्रेड्स लिए गए इनके फैमिली पोर्टफोलियो मैनेजर की तरफ से वॉर के बाद में। हमने एक्शन भी देखे कुछ कंपनी के स्टॉक्स में जिनकी बाइंग डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, उसके बाद में काफ़ी बड़ी तेजी बनी है, कुछ स्टॉक्स मल्टीपल भी हो गए। ठीक है, ये फैक्ट है, ये आरोप नहीं है बल्कि ये फैक्ट है, डेटा आपको पता ही है। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से कल की न्यूज़ में एक सरकारी प्रोजेक्ट में 20% की हिस्सेदारी दी इनके बेटे को। यूएस को अमीर बनाना मोटिव है या फिर खुद को अमीर बनाना मोटिव है, वो आप सभी को पता ही है। और ये सब डेटा मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहें कि जब तक ट्रंप है, जब तक कुछ खास बेनिफिट किसी भी कंट्री या किसी भी इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा। जो भी बेनिफिट मिलेगा वो डोनाल्ड ट्रंप और इनकी फैमिली को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, आज एक और कारनामा यहाँ पे सामने आता है जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमाए हैं 1.2 बिलियन फ्रॉम क्रिप्टो बिजनेस लास्ट ईयर। ये फाइलिंग होती है जिसमें बताना काफ़ी ज़रूरी है कि आपने क्या किया है, किस तरह की इनकम आपने जनरेट की है, कौन कौन से आपके पास में सोर्सेज हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी भी हमने देखी जिसमें पर डे 50-60 ट्रेड्स लिए गए थे स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर। और जैसे ही ट्वीट आता था क्रूड ऊपर, कभी बॉन्ड ऊपर, तो ये सब एक्शन ट्रंप ने प्ले किया था। उसके बाद में क्या हुआ, जो अपोजिशन पार्टी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी आरोप लगाए, लेकिन कुछ भी केसेस चले नहीं क्योंकि आपको बताइए गेम किन के हाथ में है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। टोटल बिजनेस रेवेन्यू डोनाल्ड ट्रंप का क्रिप्टो से जो लिंक है और जो क्रिप्टो के अलावा है वो कितना है, 2.2 बिलियन डॉलर्स का है। ये तो पैसा है जो एक नंबर है, बाकी करप्शन हर एक कंट्री में होता है, उसकी अपन यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और पिछली बार कितना था 24 में, तकरीबन 622 मिलियन डॉलर्स का। तो कहाँ पे 600 मिलियन, कहाँ पे 2-2.5 बिलियन। परसेंटेज में आप देख रहे हैं मल्टीपल हो चुकी है इनकी इनकम। ठीक है, इनके काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जिसमें रियल एस्टेट से इनको काफ़ी अच्छी कमाई होती है। और अभी आप देखोगे ना तो ओवरटुक हो चुका है क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम है वो रियल एस्टेट के कंपैरिजन में। मतलब इस बार रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा नहीं कमाया है, इस बार जो पैसा कमाया है या जो मोटा पैसा कमाया है वो क्रिप्टो से कमाया है। ठीक है, और ये एक मेजर शिफ्ट है ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी बेस्ड इनकम के कंपैरिजन में जो क्रिप्टो इनकम है उसके अंदर। अब ऑब्वियस है, ट्रेडिशनल जो प्रॉपर्टी बेस्ड इनकम है उसके अंदर आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की रेट को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप प्ले कर सकते हैं, आप स्टॉक के अंदर प्ले कर सकते हैं, बट आप प्रॉपर्टी के अंदर प्ले नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, जो मेजर इनकम इनकी आई है, ऐसा नहीं है बिटकॉइन खरीद के आई है, बिटकॉइन के ऊपर कुछ कह दिया, बिटकॉइन ऊपर जा चुका है। बिटकॉइन की तो हालत गंभीर है, आई थिंक 40-50-60% नीचे है ऊपर से। काफ़ी सारी जो करेंसीज है जो बहुत अच्छा किया करती थी वो अभी 70-80% नीचे है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की हालत तो इक्विटी इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर क्रिप्टो अर्निंग्स के अंदर इनको जो सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है वो है टोकन सेल्स की। इनकी एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो जनरेट कर चुकी है $100 ऑफ मिलियंस के टोकन्स। बहुत इजी गेम है, अगर कोई फेमस है, किसी के पास में पावर है, तो टोकन जनरेट करो, अपना खुद का कॉइन बना लो और फिर उसको बेच दो। ठीक है, ट्रंप का जो मीम कॉइन है डॉलर ट्रंप, इसने भी $100 ऑफ मिलियन कमाए हैं। ठीक है, इतना इजी है कमाना, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ट्रंप की नज़र होगी ही, क्योंकि जब ऑयल के अंदर ट्रंप ने अपना गेम बना लिया तो ये तो बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियसली ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसीज को क्रिटिसाइज किया था कि ये तो रिस्की है। सबसे बड़ी बात क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी काम में ली जाती है, और डेफिनेटली ये फैक्ट भी है। लेकिन जैसे इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद में मल्टीपल क्रिप्टो वेंचर्स इन्होंने खड़े किए, जो लीगल है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करती है, उसी के ऊपर बिजनेसेस इन्होंने बना दिए। कुछ ब्रोकिंग कंपनीज बनाई, कुछ क्रिप्टो टोकन्स बनाए, जिसमें आप कुछ नेम्स अगर मैं आपको बताऊं तो आप नेम्स देखो अभी फ़िलहाल के, WLFI, ट्रंप, USD1। अगर मैं आपको इन तीनों का चार्ट दिखाऊं कि इन्होंने तो चलो टोकन बना के बेच दिए, पैसे बना लिए,
लेकिन जिन भी मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स ने उन टोकन्स को बाय किया है ये सोच के ये तो ट्रंप का टोकन है, इसमें तो बहुत अच्छी कमाई होगी, तो उनकी क्या हालत हुई है वो आपके सामने है। सो फर्स्ट अपन देखते हैं ऑफिशियल ट्रंप। ठीक है, ये ऑफिशियल ट्रंप की करेंसी है और मतलब क्रिप्टो करेंसी है, ये जो मीम कॉइन है। सेकंड नंबर पे इसको अपन अभी चेक कर रहे हैं। हालत आप देख सकते हैं इसकी क्या हो चुकी है। 40 का था, अभी कुछ डॉलर्स में अवेलेबल है, $1 के भाव का प्राइस अभी चल रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे चेक करते हैं सेकेंड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल प्राइस। इसमें आप देख सकते हैं कितना स्टॉक नीचे है, आई थिंक 80-90% के आसपास का डाउनफॉल इसमें देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक में बोल रहा हूँ, आदत से मजबूर हूँ, क्रिप्टो करेंसी है ये। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन हो रखा है, दिस इज द ऑफिशियल WLFI प्रोजेक्ट बैक्ड बाय डोनाल्ड जे ट्रंप। ठीक है, इसके बाद में एक और करेंसी है इनकी USD करके, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है और ये अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। ट्रंप जो भी ट्वीट करता है उसके बेसिस पे यहाँ पे इनमें कमाई होती है। तो जब ऐसा रहेगा, इस तरह की सिचुएशन रहेगी, तो ऑब्वियस है फिर मार्केट्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडियन मार्केट के अंदर तो कुछ खास अप्स देखने को नहीं मिलेंगे। यूएस के अंदर डेफिनेटली कुछ कंपनीज अच्छा कर सकती है जिसमें ट्रंप का इन्वेस्टमेंट्स है। सो जब तक दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप है मार्केट के अंदर, रिटर्न्स बनाने की एक्सपेक्टेशन मेरी तो नहीं है। ऑब्वियस जब ऐसा इंसान होगा जो कंट्री से पहले अपनी खुद की कंट्री से पहले अपनी जेब प्रायोरिटी में रखेगा, वो बाकी कंट्रीज को कैसे पैसे बनाने देगा। सो काफ़ी डिफिकल्ट है। जिन जिन कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उनमें गेम बनेगा, बाकी कुछ खास नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी होनी चाहिए, नहीं तो कुछ पैसा आपको सिक्योर करके डेट फंड में रखना चाहिए जहाँ पे रिटर्न्स आपके कुछ खास नहीं बनेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपका पैसा सेफ रहेगा। क्योंकि जब तक ट्रंप है, जब तक ट्रंप आप देख सकते हैं सवार है बेयर मार्केट के ऊपर। इंडिया की मार्केट की बात करूँ, बाकी खुद के लिए तो बुल मार्केट अभी ये बना चुके हैं। सो अब दोस्तों बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा के ऊपर, स्टॉक्स को चेक करते हैं। सो आपके सामने यहाँ पे निफ्टी बैंक है और निफ्टी बैंक के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 848% के हैं। रिटर्न्स बताने की यहाँ पे कोशिश नहीं है, यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश है कि कंसिस्टेंसी किस तरह से है। निफ्टी बैंक का जो चार्ट है आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म, यानी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। बीच बीच में गिरेगा, ऑब्वियस है, हर एक चीज़ गिरती है, बट अल्टीमेटली जो तेजी बन रही है वो सस्टेनेबल है। क्योंकि इंडिया डिपेंड करता है डोमेस्टिक जो कंजप्शन है उसके ऊपर, और जो भी कंजप्शन है, जो भी कंपनी बनती है या जो भी पर्सनल लोन चाहिए होते हैं या फिर कुछ भी सामान लोन पे लेना होता है, तो अल्टीमेटली क्रेडिट काम में आता है, जिसमें बैंक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो मेजर पार्ट है वो बैंक्स है, एफआईज की होल्डिंग्स का मेजर पार्ट बैंक्स है। अगर आप फंड्स देखोगे तो उसमें मेजर पार्ट बैंक है, और उसके बाद में आईटी आता है। अब आईटी की अगर आप चाल देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ये एक बार अपन छोड़ देते हैं क्योंकि निफ्टी बैंक का यहाँ से डेटा नहीं है। अगर आप 2010 के बाद का जो कि निफ्टी बैंक का डेटा मैंने आपको दिखाया, अगर आप इससे भी कंपैरिजन करोगे तो आपको निफ्टी आईटी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। सो बैंक्स दोस्तों चलते हैं क्रेडिट के दम पे। क्रेडिट इनको लेना भी होता है, क्रेडिट इनको देना भी होता है। पैसे होते हैं जो बैंक कस्टमर्स को देता है अपने क्लाइंट को लोन के रूप में, और उसी पैसे को बैंक उठाता भी है डिपॉजिट के रूप में। आप जो बैंक्स में पैसे जमा कराते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको बहुत कम मिलता है, उसी पैसे को बैंक अपने रिस्क पर लोन पे दे देता है और ज़्यादा इंटरेस्ट कमाता है। इस तरह से बैंक्स पैसे कमाते हैं मोटा मोटी, और भी काफ़ी सारे अर्निंग सोर्सेज होते हैं, बट मेजर जो इनकम होती है वो इसी से आती है। सो यहाँ पे हम नोट करते हैं अभी हुआ क्या है। इंडिया की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो कम हुई है, 12% के साथ में है, लेकिन अगर आप देखोगे प्रीवियस कुछ सालों के कंपैरिजन में तो ये अभी एक रेंज के अंदर बाउंड है। लेकिन दोस्तों बैंक की क्रेडिट ग्रोथ आप देखोगे, यानी जो लोन बैंक्स ने दिए हैं वो अच्छी है, वो 12% से ज़्यादा है। यानी डिपॉजिट कम हुई है बैंक्स में, उसके कंपैरिजन में क्रेडिट यानी लोन्स बैंक ने ज़्यादा दिए हैं, और ये यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख सकते हैं, 18% की ग्रोथ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि क्रेडिट ग्रोथ अगर 19% की है तो इसका मतलब बैंक्स ने अपनी लेंडिंग बढ़ा दी है, अपने लोन्स देना बढ़ा दिए पिछले साल के कंपैरिजन में। सो ये हाईएस्ट क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले 10 साल के अंदर। इसका मतलब बैंक्स ने लोन्स दिए बिजनेसेस को इन्वेस्ट करने के लिए, घर खरीदने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, ऑपरेशंस स्पेंड ज़्यादा करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये क्रेडिट देने के पीछे का रीज़न बन जाता है।
लेकिन अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ देखोगे तो ये जस्ट 12% की है। इसका मतलब है कि काफ़ी लोग बैंक्स में पैसे नहीं रख रहे हैं पहले की कंपैरिजन में, एफडी में भी नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे? ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना शुरू कर दिया है। मतलब यह है कि लेंडिंग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, डिपॉजिट बैंक अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। डिपॉजिट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक अगर सस्ता पैसा नहीं उठाएगा आपसे हमसे, तो फिर क्या होगा, बैंक्स को पैसे महंगे में उठाने पड़ेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, बैंक के प्रॉफिट के जो मार्जिन होंगे वो कम होंगे। ठीक है, नॉर्मली आप देख सकते हैं कस्टमर जो डिपॉजिट होती है उसी से लोन फंड होता है। अगर लोन ग्रोथ कंटिन्यू चाहिए ऊपर जानी तो फिर डिपॉजिट भी बढ़नी पड़ेगी, और डिपॉजिट नहीं बढ़ेगी तो फिर प्रेशर आएगा कंपनी के अवेलेबल फंड के ऊपर और बैंक अलग से पैसा उठाएगा, तो उसके अंदर फिर आपको पता ही है बैंक्स को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे या तो कस्टमर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा या फिर प्रॉफिट के मार्जिन्स कम हो गए। ये एक पॉजिटिव साइन भी है, ये एक नेगेटिव साइन भी है। बेटर यही है कि बैंक्स को अपनी अर्निंग्स के दम पे देखें। बैंक्स में वो दिक्कत नहीं है जो आईटी में है, और आपको पता ही है पिछले वीडियो में हमने देखा सेक्टर रोटेशन एफआई करना शुरू कर चुकी है, तो हो सकता है बैंक्स में फंडिंग आए। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक, एक साल में 21% नीचे है। अगर मैं इसके साथ में आईसीआईसी बैंक को कंपेयर करूं तो ये जस्ट 3% नीचे है। प्राइस एक्शन की वैल्यू आप समझ चुके होंगे अब तक तो, कि कहाँ पे मनी फ्लो रहा है, कहाँ पे नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो आईसीआईसी बैंक सबसे अच्छा बैंक है अभी के समय कंपैरेटिवली बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में। पिछले 5 साल में डबल से ज़्यादा हो चुका है आईसीआईसी बैंक, जबकि एचडीएफसी बैंक ने कोई रिटर्न्स कमा के नहीं दिए हैं। फोकस होना चाहिए मोमेंटम के लिए या अर्निंग बेसिस पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आईसीआईसी बैंक के ऊपर। कॉन्ट्रा बेसिस पे अगर किसी को देखना है कि जो कंपनीज अभी अच्छा नहीं कर रही है लेकिन आगे चल के अच्छा करेगी तो बेनिफिट मिलेगा, अब वो कितने टाइम बाद अच्छा करेगी, कितना उसमें पेशेंस आपको रखना पड़ेगा वो पता नहीं है कुछ भी, तो उसके लिए एचडीएफसी बैंक है। रिटर्न्स आएंगे, ये भी बैंक अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है, बट जैसे ही एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ है इसके साथ में, वैसे इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। रिटर्न्स बने हैं 21-24% के, 1-2 साल का टाइम लगा। उसके बाद में 30% के भी रिटर्न्स बने हैं। अभी कम से कम अपनी ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है तो 25% के रिटर्न्स है, और उसका आइडिया आपको मिल जाएगा, या तो नंबर्स अच्छे आएंगे और नंबर्स के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। ठीक है, आईसीआईसी बैंक ज़्यादा कमाल का है इसके कंपैरिजन में, जिसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और गिरावट हुई थी इसमें 20% की, उससे ज़्यादा नहीं गिरा, और उसके बाद में इसमें रिकवरी आना शुरू हो चुकी है। गैप कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट 7% का है। तो जब भी बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर आएगा आईसीआईसी बैंक एक अच्छी चॉइस बन जाती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।